नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो लाख टके की बात में कौन कौन सी खबरें होंगी, सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे मिल्कीपुर में चुनाव, अयोध्या पर तनाव, क्योंकि बात साख के सवाल की और प्रतिष्ठा दांव पर है। तो वहीं आपको दिखाएंगे गठबंधन के भ्रम दूर, सियासत भरपूर, जिसमें आपको दिखाएंगे कि मायावती ने कैसे एक बार फिर से कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। और अगली खबर आपको दिखाएंगे जाति जाति अपना वोट अपना अपना, क्योंकि एक बार फिर राहुल गांधी जातीय जनगणना की मांग पर अड़ चुके हैं। साथ ही बात होगी केंद्र सरकार की नई पेंशन, विपक्ष को टेंशन, जिसमें आपको दिखाएंगे कि आखिर पेंशन स्कीम का विरोध क्यों होने लगा है। वहीं अगली खबर होगी योगी का मिशन मथुरा, जिसके लिए मुख्यमंत्री आज मथुरा में हैं। तो बात योगी वर्सेस अखिलेश की करते हैं, क्योंकि जिस सीट पर सीएम योगी की खास नजर है, अब उसी सीट पर बीजेपी को हराने की रणनीति खुद अखिलेश यादव बना रहे हैं। आज लखनऊ में अखिलेश यादव ने अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट को लेकर एक बैठक बुलाई, जिसमें उपचुनाव को लेकर नए प्लान पर काम किया गया। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जीतकर बीजेपी फैजाबाद का बदला लेना चाहती है और अयोध्या का संदेश देना चाहती है, लेकिन अखिलेश यादव इस पर एक बार फिर कब्जा करना चाहते हैं। 2027 के लिए संदेश देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। की नजर है वो है अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कचहरी, जहां बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल है ये सीटें। कौन थे इसके पीछे जो अयोध्या को बदनाम कर रहे थे? और ये अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। दरअसल इन दोनों सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच आमने सामने की टक्कर है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने जहां पूरी ताकत झोंक रखी है, लखनऊ में बैठक और मंथन का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ इन दोनों सीटों की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दोनों सीटों पर न सिर्फ नजदीक से नजर बनाए हुए हैं, बल्कि बैक टू बैक 3 बार दौरा भी कर चुके हैं। अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों की समीक्षा बैठक समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बैठक को संबोधित किया है। कुल मिलाकर के 500 से ज्यादा पदाधिकारी इन 2 जिलों से बुलाए गए। खास तौर पर कटहरी और मिल्कीपुर को लेकर के इस समीक्षा बैठक में न सिर्फ बातचीत की गई है, बल्कि पार्टी ने इस बात का आश्वासन चाहा है कि तमाम पदाधिकारी इन दोनों सीटों को लेकर के ज्यादा मेहनत करेंगे। फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी चाहती है कि इस उपचुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा जीतकर विपक्ष के भ्रम को दूर किया जाए, और शायद यही बड़ी वजह है कि बीजेपी के संगठन और बड़े नेता लगातार मिल्कीपुर पर न सिर्फ नजर बनाए हुए हैं, बल्कि पूरे जोश के साथ इस सीट को जीतने का समीकरण सेट कर रहे हैं। वैसे जातीय समीकरण की बात करें तो मिल्कीपुर और कचहरी की राह इतनी भी आसान नहीं। यहाँ सबसे ज्यादा 65,000 यादव मतदाता हैं। इसके बाद पासी वोटर करीब 60,000 हैं। गैर पासी दलित 50,000 और मौर्य 8,000। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 35,000 के करीब है। ब्राह्मण 50 और ठाकुर 25,000 वोटर हैं। चौरसिया 15,000, पाल 8,000 वोटर हैं। इस तरह मिल्कीपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण को देखा जाए तो यादव, पासी और ब्राह्मण तीनों जातियों के वोटर अहम भूमिका में नजर आएंगे। जो चुनाव हैं 10 विधानसभा सीटों के चुनाव हैं, लेकिन 2 सीटें खासतौर से बड़ी अहम हो जाती हैं, मिल्कीपुर और कटहरी, क्योंकि ये अयोध्या के एक मिल्कीपुर तो अयोध्या की ही ये हिस्सा है और कटहरी अंबेडकर नगर से है, लेकिन वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से चूंकि पहले भी बीजेपी ने जब राम जन्मभूमि वाला मुद्दा उठाया था, उसके बाद से इस जगह को उसका बड़ा सांकेतिक महत्व हो जाता है। हिंदुत्व की जो उनका प्रयोग था उस पर बड़ा डेंट लगा जब आम चुनाव के नतीजे आए और ये सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में दर्ज हो गई। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि फिर से इन सीटों को हासिल करना। समाजवादी पार्टी इस सीट पर यादव मुस्लिम पासी समीकरण के सहारे जीत दर्ज करती रही है, तो बीजेपी सवर्ण वोटों के साथ दलित वोटों को साध कर जीतने में कामयाब रही। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट होने के बाद से 2 बार सपा जीत चुकी है, जबकि एक बार बीजेपी ने यहाँ कब्जा जमाया है। अब उसी सीट पर इस बार सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। इस बात को समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है कि इस उपचुनाव से सरकार के बनने और बिगड़ने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 2027 के चुनावी आईने पर से पर्दा जरूर उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है। अजीत प्रसाद को अखिलेश यादव ने उम्मीदवार बनाया है। मिल्कीपुर से प्रत्याशी अजीत प्रसाद अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं और वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत की माने तो साल 2010 से ही समाजवादी पार्टी के लिए सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने काफी सक्रियता से जिम्मेदारी निभाई थी। यानी कि अजीत प्रसाद अब पिता अवधेश प्रसाद की सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं और इस पर अवधेश प्रसाद ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। मिल्कीपुर का चुनाव यूँ तो बाई इलेक्शंस जो हो 10 हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव मानकर चुनाव लड़ रही है। देवतुल्य मतदाताओं ने इस बात का संदेश पूरे देश और दुनिया में दिया है कि इस देश में अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी। चुनाव मुद्दों पे नहीं है, मुद्दे तो पहले से ही भाजपा के खिलाफ थे। भाजपा सरकार शासन प्रशासन के दम पर बेईमानी करना चाहती है, उस बेईमानी को रोकने का संघर्ष है, यही चुनाव है। जब पार्टी घोषणा करती है तो सार्वजनिक रूप से करती है। और आज की मीटिंग के बारे में, मिल्कीपुर के बारे में, मिल्कीपुर के सारे लोग आए हुए हैं जो मीटिंग में थे। उपचुनाव से पहले एक बार फिर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नजर बीएसपी से गठबंधन पर जा टिकी है, लेकिन मायावती किसी भी पार्टी से गठबंधन करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। मायावती ने क्लियर कर दिया है कि वो आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ किसी भी चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगी। साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी उन्होंने निशाने पर लिया। हालांकि मायावती ने जैसे गठबंधन की खबर को खारिज किया, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीएसपी को ही दलित विरोधी बताने लगी। आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिरा है। उत्तर प्रदेश में जिस गठबंधन की हवा लोकसभा चुनाव से पहले उठी थी, एक बार फिर वही हवा उपचुनाव से पहले बहने लगी है। वो इसलिए क्योंकि मायावती ने एक दिन पहले अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की तारीफ की थी। उन्होंने लिखा था, सपा मुखिया ने बीजेपी विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख की ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है, उसके लिए पार्टी आभारी है। मायावती का जैसे ही ट्वीट आया, सियासी गलियारों में गठबंधन की बहस शुरू हो गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, देश के हित में, प्रदेश के हित में। और जिस तरह युवा नौजवान बेरोजगार भाई बहन सड़कों पर टहल रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा, बहनों को न्याय नहीं मिल रहा, किसान पीड़ित है, गरीब मजदूर छात्र सब पीड़ित हैं, तो संभव उनको न्याय दिलाने के लिए संभव हो सकता है। लेकिन इस बहस पर मायावती ने अपने दूसरे सोशल मीडिया पोस्ट से अपनी लाइन क्लियर कर दी। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सपा और कांग्रेस जैसी आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ अब किसी भी चुनाव में इनसे कोई गठबंधन आदि करना क्या एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के हित में उचित होगा? ये कतई नहीं होगा। ऐसे में अब इनको खुद अपने दम पर खड़े होना है। मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से गठबंधन की अफवाह को जैसे ही खारिज किया, सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने कहा मायावती बीजेपी के इशारों पर काम कर रही हैं, तो समाजवादी पार्टी ने कहा मायावती को पूरा अधिकार है कि वो अपनी पार्टी और गठबंधन को लेकर कोई भी फैसला करें। दलित की बेटी से दौलत की बेटी तक का सफर मायावती जी के पतन का सफर रहा है। कहाँ तो वो बहुत दबंग मुख्यमंत्री होती थी उत्तर प्रदेश की, और एक समय लगता था कि कभी प्रधानमंत्री बन सकती हैं, लेकिन उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर मान्यवर काशीराम तक के मिशन को जिस तरह चौपट किया, वो इतिहास में दर्ज है अपने आप में। और निश्चित तौर पर बड़ी उम्मीद थी उनसे कि वो दलित समाज को, पिछड़े समाज को, गरीब समाज को आगे ले जाएंगी और उनके लिए इस मिशन के अंतर्गत कोई ऐसा काम करेंगी। उनका दल है, उनकी अपनी नीति है, उनका अपना फैसला है। वो कोई भी निर्णय अपनी पार्टी के बारे में घोषणा कर सकती हैं, जरूरत चाहेंगी बदल सकती हैं, कायम रह सकती हैं। उनकी दल की वो मालिक हैं, वो जो चाहे अपना निर्णय लें।
और इस समय न कोई चुनाव है, न कोई इस तरह की गठबंधन की कोई चर्चा है, तो इसलिए हमारा ज्यादा इत्तेफाक नहीं है। उनके दल की नीति है। यानी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है और मायावती ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो किसी भी हाल में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने की सोच भी नहीं सकती हैं। हालांकि मायावती के इस डबल स्टैंड से अखिलेश और राहुल गांधी जरूर कंफ्यूज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में एक बार फिर से जातीय जनगणना की मांग तेज हो चुकी है और इस बार इस मांग को राहुल गांधी ने प्रयागराज से दोहराया है। राहुल गांधी न सिर्फ जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, बल्कि संविधान की रक्षा के लिए जनगणना को अहम भी बता रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जनगणना से समाज का एक्सरे सामने आ जाएगा, पता चलेगा देश के संसाधनों का वितरण कैसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनगणना मुद्दों पर नीतियां बनाने में मदद करने वाली है और ऐसे में देश की सामाजिक आर्थिक जनगणना जरूरी है। और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को जातिगत जनगणना करवानी होगी। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जाति जनगणना जो है वो इसको मजबूत करने का, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा हम कर रहे हैं जाति जनगणना के थ्रू। जिस संविधान की कॉपी जेब में रखकर राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत की थी, अब उसी संविधान के सहारे वो एक बार फिर बीजेपी से टक्कर लेने के लिए मैदान में हैं। और इस बार उन्होंने रास्ता उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली का चुना है। आप इसको मिटा दो तो हिंदुस्तान में एक संस्था नहीं बचेगी, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं बचेगा, कोई रिजर्वेशन नहीं बचेगा। जो आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन से फायदा मिला, वो 5-10 साल में सब खत्म हो जाएगा। प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी ने आरक्षण और जातीय जनगणना के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा, जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करने का आधार है। संविधान हर एक भारतीय को न्याय और बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि देश की जनसंख्या के 90% के लिए न तो अवसर हैं और न ही तरक्की में उनकी भागीदारी है। राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 90% लोग सिस्टम का हिस्सा नहीं हैं और वो मिस इंडिया की लिस्ट देख रहे थे, लेकिन इसमें कोई भी दलित, ओबीसी, आदिवासी या अल्पसंख्यक नहीं दिखी। मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली, कहा ठीक है देखते हैं। मतलब माइनॉरिटी भी 90% में आती है मैडम, आप भी शामिल हैं। और आपको और शायद जो आपके साथ हो रहा है वो सबसे ज्यादा खराब है। मतलब आप पर तो डायरेक्ट आक्रमण हो रहा है, राइट? मगर आप भी 90% में हैं। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। राहुल गांधी के इस बयान पर अब बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, ये बात बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी अपनी विभाजनकारी बातों से हमारे पिछड़े समुदायों का मजाक न उड़ाए। सरकार मिस इंडिया को सिलेक्ट नहीं करती, सरकार ओलंपिक्स के लिए एथलेटिक्स और फिल्मों के एक्टर्स को नहीं चुनती। वहीं बीजेपी के नेताओं ने कहा, राहुल जाति जनगणना की बात कर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ये बार बार घूम के बोल रहे हैं कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग कि पिछड़ों के साथ अन्याय, दलितों के साथ अन्याय, मुसलमानों के साथ अन्याय, किया कौन? 60 साल तो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने अन्याय किया, उसी को जानते हैं। 19 साल सपा बसपा की सरकार यूपी में रही, देश में सपा बसपा ने सहयोग देकर के कांग्रेस की सरकार बनाई। सबसे जो चिंता की बात है कि आप दुनिया भर का जात जानना चाहते हैं और अपना जाति नहीं बताना चाहते हैं, ऐसा क्यों? वो उनसे जब पूछा गया कि आपकी जाति क्या है, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे गाली दिया।
अगर राहुल गांधी जी से जात पूछा जाए तो उनको लगता है कि गाली दिया गया है, तो फिर दूसरे की जात पूछते हैं तो वो भी तो गाली हुई। यानी जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था, अब बीजेपी उस पर चौतरफा हमलावर है, क्योंकि बात जातीय जनगणना से हटकर हिंदुओं को बांटने तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मोदी सरकार ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है और इससे 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। इस पेंशन स्कीम में 25 साल तक काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसमें 1 अप्रैल 2004 के बाद रिटायर्ड हुए सभी सरकारी कर्मचारी शामिल हो सकते हैं जो एनपीएस का लाभ ले रहे थे। आपको दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। शनिवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 3 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई, जिसमें यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भी मंजूरी दे दी गई। इससे पहले एनपीएस में बदलाव की मांग पर डॉक्टर सोमनाथ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी और सरकार ने कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए एनपीएस में बदलाव का फैसला किया। देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो एनपीएस स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 5 बड़े पॉइंट हैं, जिनमें पहला निश्चित पेंशन, दूसरी निश्चित पारिवारिक पेंशन, तीसरा न्यूनतम पेंशन का प्रावधान, चौथा महंगाई का समायोजन और 5वां ग्रेजुइटी शामिल है। 25 साल की नौकरी करने वालों को इस स्कीम का पूरा लाभ मिलेगा और ऐसे कर्मचारियों की नौकरी के अंतिम 12 महीनों में मिलने वाली बेसिक सैलरी का 50% पेंशन दी जाएगी, जबकि 10 साल की नौकरी करने वालों को 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसके अलावा किसी भी कर्मचारी का निधन होने पर पेंशन की कुल रकम का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। इस पेंशन पर सरकारी कर्मचारियों को महंगाई राहत यानी डीआर के आधार पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारी के रिटायरमेंट के वक्त उसे एक मुश्त राशि भी मिलेगी। सरकार की तरफ से बताया गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी यह खुद तय कर सकेंगे कि वो एनपीएस में बने रहें या यूपीएस में शामिल हों। ये योजना उन सभी पर भी लागू होगी जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके हैं। हालांकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन 2004 से लेकर 31 मार्च 2025 तक एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके सभी कर्मचारी भी इस योजना का फायदा ले सकेंगे। उन्हें पिछले पेंशन भुगतानों के समायोजन के बाद इस योजना का लाभ मिलेगा। और इसी के साथ लाख टके की बात में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।